हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी मौत के सौदागर, नाला के कीड़ा है, नीच की सरकार, वो डाकू है, दुर्योधन वो तस्कर है, नाला के कीड़ा है। वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है। आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आजकल। तुम्हारे बाप का नाम कोई जानता नहीं, राहुल गांधी के बाप का नाम सब लोग जानते, राजीव गांधी। और नरेंद्र मोदी खून का सौदागर, गंगा का सौदागर है। जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ वो काफी शॉकिंग होगा। रिसेंटली पब्लिक यूट्यूब पर 2 वीडियोस ने पूरे भारत में और सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ध्रुव राठी के द्वारा नरेंद्र मोदी एक तानाशाह बनने की ओर जा रहे हैं कि 97 करोड़ वोटर्स के दिमाग में बस डाल दो कि मोदी तो डिक्टेटर हो गया है, हिंदुस्तान में तानाशाही आ गई है। लेकिन अगर सही मायनों में हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप होती तो जो लोग इस तरह के शब्द लिखकर फैला रहे हैं वो बाहर नहीं घूम रहे होते, वो जेल के भीतर होते। मगर वो आज भी खुल्लम खुल्ला मोदी को तानाशाह बता रहे हैं। डिक्टेटर तो वो होता है जो आवाज उठाने वाले की आवाज म्यूट कर दे। लेकिन मौजूदा सरकार में तो मोदी को रोज रोज गाली देने वाले भी खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन अगले 1 साल में ही हो सकता है इट कुड बी द एंड ऑफ द देशभक्त। इन 2 वीडियोस के अनुसार 2024 इस देश का आखिरी चुनाव होगा और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये स्लोगन जो हमें राठी जी ने दिया है, डिक्टेटर, जो आज कांग्रेस सहित अन्य सभी विपक्षी पार्टियों के ट्विटर हैंडल पर और उनकी रैलियों में दोहराए जा रहे हैं। पर मोदी जी के लिए डिक्टेटर शब्द का प्रयोग सबसे पहले ध्रुव राठी ने नहीं किया। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई और कैसे हुई और क्या है इन वीडियोस की सच्चाई, जानेंगे इस वीडियो में। मोदी जी को डिक्टेटर कहने का सिलसिला काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। मोदी जी ने जब से भारत की राजनीति में कदम रखा है तब से ही सैकड़ों बार ये शब्द विपक्षी पार्टी के मुंह से निकल आ रहा है। 2007 में गुजरात में चुनाव थे और इसी साल एक आर्टिकल छपता है, परजानिया और डिक्टेटर ऑफ गुजरात, और इसके बाद 2007 में ही टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एक आर्टिकल छपता है, हिटलर और मोदी में काफी समानताएं हैं। केशुभाई पटेल जिन्हें हराकर मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने भी हिटलर जैसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। केशुभाई पटेल ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जूनागढ़ की रैली में केशुभाई पटेल ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हिटलर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। अगस्त 2013 में दिग्विजय सिंह का बयान था कि मोदी हिटलर के पद चिन्हों पर चल रहा है। अक्टूबर 2013 में कांग्रेस का आधिकारिक बयान था कि मोदी हिटलर की तरह है, जो क्राउन से बुला सकता है पर वोट नहीं ले सकता। और 2013 में ही नीतीश कुमार ने भी मोदी जी को हिटलर जैसा कुछ कहा था। मीडिया भी पीछे नहीं है इस कार्य में। 2013 में ओपन मैगजीन में छपा यह आर्टिकल नरेंद्र मोदी को फिर से डिक्टेटर बताता है। 2013 में ही इंडिया टुडे के इस आर्टिकल में मोदी के लिए डिक्टेटर शब्द का प्रयोग किया गया। 25 मार्च 2014 को इलेक्शन से जस्ट पहले अब्दुल्ला ने कहा था कि मोदी आते ही भारत एक डिक्टेटरशिप बन जाएगा। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, पर यह बयानबाजी रुकती नहीं है। चुनाव के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी मोदी जी को डिक्टेटर कह देते हैं। 2017 में गुजरात में फिर चुनाव होते हैं और तरुण गोगोई और ममता बनर्जी का उससे पहले ये बयान सामने आता है। Now Modi want to be a dictator of India. He want to rule every state. डिक्टेटरशिप चलছে, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फरवरी 2017 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मोदी एक बेशर्म डिक्टेटर है। 2019 में देश में फिर से चुनाव होते हैं और 2018 में मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सामने आता है। यहाँ इस देश में डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश हो रही है। और ऐसे अनेक आर्टिकल्स मीडिया में छापे गए और कई पॉलिटिशियंस के ऐसे बयान आगे आए। इस पर एक बयान सबसे अलग था, जिसमें कहा गया था कि 2019 के बाद इस देश में चुनाव होना ही बंद हो जाएंगे। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई, दोस्तों ये संविधान बदल देंगे।
इस देश में चुनाव बंद करा देंगे जो हिटलर ने किया था। मोदी और अमित शाह की वही मंशा है। इनके अनुसार 2019 देश का आखिरी चुनाव था और 2024 में भी हम फिर से वोट देने वाले हैं और इसी तरह चुनाव से पहले फिर से बयानबाजी शुरू हो चुकी है जिसे यूट्यूबर्स और मीडिया के थ्रू पुश किया जा रहा है। मेरे दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि क्या ये लोग अपने पुराने वीडियो नहीं देखते या फिर लोगों को इन्होंने चुतिया समझ के रखा है। समय आ गया है अपनी मनमानी करने वालों को गद्दी से उतार कर धरती पे लाने का। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बढ़ेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। जब पहले अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री पर थे तो उनके लिए भी फासिस्ट, डिक्टेटर, हिटलर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो ये शब्द सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं संभाले थे। जब भी कोई राष्ट्रवादी सरकार आती है तो ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जरा ये देखना चाहिए कि क्या भारत डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जिस पर पूरे देश में एक अलग ही राजनीति छिड़ गई है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। इंडिया को नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से कंपेयर किया गया और मोदी को तानाशाह कहा। क्या हमारी इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? यहाँ मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। फेयर इलेक्शंस का मतलब है कि रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस और ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस दोनों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। दोनों को मोर और लेस इक्वल कवरेज मिलेगी मीडिया पर। लेकिन हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है? दिन रात 2400 घंटे सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है, रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की ही चीजें सुनाई जाती है। देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है, पीएम नंबर 1। और देश की मीडिया को बीजेपी ने खरीद लिया है जिसे गोदी मीडिया के नाम से ट्रोल किया जा रहा है। इन वीडियोस के अनुसार 2024 भारत का आखिरी चुनाव होगा। पार्टी के पास हजारों करोड़ रुपए। प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ इलेक्शंस की नहीं है। अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। यहाँ पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी। और बीजेपी विपक्षी पार्टियों से एमएलए खरीदकर हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है कि गवर्नर्स का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करी जा रही है, हमारे कामों पर रोक लगाई जा रही है। गवर्नमेंट के यूज से राज्य सरकारों की पावर छीनी जा रही है। अच्छा, पैसे का लालच दिखाना और हॉर्स ट्रेडिंग करना तो सिर्फ एक तरीका है, इससे नहीं माना कोई एमएलए। दूसरा तरीका है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ईडी का इस्तेमाल करना। इंस्टीट्यूट और एजेंसियों का उपयोग कर विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है और भारत एक डिक्टेटरशिप बनता जा रहा है। इन सवालों को हम एक एक करके एक्सपोज करते हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन जैसे डिक्टेटर हैं? इन वीडियोस से कई लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे इलेक्शंस के बारे में जो पूरी नैरेटिव रखा गया है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें समझ में आए कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्योंकि गलत न्यूज़ एक वायरस की तरह होती है जिसे फैलाने में टाइम नहीं लगता। वीडियो है जो 16 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, 1 मिलियन लाइक्स क्रॉस कर चुका है। पूरी सोशल मीडिया पे उसी वीडियो की बात हो रही है। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। इसी शब्द ही है तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम है, डेमोक्रेसी शब्द तो उसमें भी आता है। सबसे पहले बात करते हैं वोटिंग प्रोसेस की कि दोनों कंट्रीज में वोटिंग प्रोसेस कैसा होता है। हाँ, इंडिया और नॉर्थ कोरिया दोनों में इलेक्शंस होते हैं, दोनों में वोटर टर्नआउट भी होता है। पर आपको शायद ये पता नहीं होगा कि इंडिया में 2600 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं के बीच में चॉइस होती है कि आप किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। आप इंडिया में कहीं से भी वोट करें, मुझे नहीं लगता कि आपके पास केवल एक ही चॉइस हो। पर ऐसा होता है नॉर्थ कोरिया में 99% वोटर टर्नआउट होता है पर ऑपोजिशन एक ही होती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने इंडिया में वोट दिया हो और आपको उस वोट की बेसिस पर डर लग रहा हो कि अब मेरे साथ क्या होगा? ये होता है नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया में वर्तमान या पूर्व नेताओं या उनके परिवारों के बारे में अनादर करना या उनका सिर्फ मजाक उड़ाने पर आपकी जिंदगी दांव पर लग सकती है। पर यहाँ इंडिया में हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री को ये बोलते हैं, हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। गुजरात सरकार चलाने वाले झूठे बेईमान
बीच की सरकार। वो डाकू है, दुर्योधन तस्कर है, नाला के कीड़ा है। वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है। कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आजकल। और आज भी तुम्हारे बाप का नाम कोई जानता नहीं, राहुल गांधी के बाप का नाम सब लोग जानते, राजीव गांधी। और नरेंद्र मोदी खून का सौदागर, गंगा का सौदागर है। यहाँ तो 2000 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है, पर वहाँ केवल 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इनमें से भी जो मेजॉरिटी वोट आते हैं वो केवल एक ही पार्टी को आते हैं, जिसके जो कैंडिडेट होते हैं वो पहले चुन लिए जाते हैं। आपको बस ये वोट करना होता है कि क्या आप इसके फेवर में हो या अगेंस्ट में, और अगेंस्ट होने का परिणाम तो पूरी दुनिया जानती है। जहाँ इंडिपेंडेंट नाम की चीज़ नहीं है, फ्रीडम नाम की चीज़ नहीं है, इंटरनेट नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ तुम उस कंट्री से इंडिया और मोदी जी को कंपेयर कर रहे हो। और अगर कोई कंपेयर कर रहा है और इंडिया के लोग उसकी बातों में आ रहे हैं तो सही नहीं है। पर इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं। Meanwhile, the Congress MLA claims Goddess Surya project has the blessings of leaders in Delhi. MLA जीवन रेड्डी ये कार्यक्रम और इसे लेकर पटना की सड़कों पर कांग्रेस ने जो पोस्टर लगाए हैं उसमें राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में दर्शाया गया है। या फिर आप इस टाइप के लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। आप अपना दिल ऑलरेडी मोदी जी को दे चुके हो। आज भी हिंदुस्तान के हर नागरिक के अंदर, हिंदुस्तान के हर युवा के अंदर जोश के खून बल्ड में राहुल जी का प्यार है। राहुल जी का एक जो नेतृत्व करने की राहुल जी जो सोच डालते हैं और युवाओं के अंदर एक जो जोश डालते हैं वो आज भी युवाओं के नजर आता है। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम कर। कुछ भी